हाँ बच्चों, क्लास 9 गुड मॉर्निंग। आज हम सामाजिक विज्ञान पाठ है फ्रांसीसी क्रांति के विषय में चर्चा करेंगे। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई और क्यों हुई। तो 19वीं शताब्दी में जब संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर पैदा होने लगी, बहुत से देश गुलामी के जुए को उतार करके अपना एक स्वतंत्र संविधान बनाना चाहते थे और अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। उसी कड़ी में यूरोप में एक फ्रांस देश भी है, जहां पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए सन 1789 ईस्वी में क्रांति प्रारंभ हुई। यहां पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आज जो भावनाएं फैली हुई थी, जिसके कारण जो देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि जो भावनाएं फैली हुई थी, जिसके कारण समाज बिखरा हुआ था, उस समाज को जोड़ने के लिए फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति की गई, जिनमें जो है पहला प्रस्ताव था सामूहिक पहचान, अर्थात देश के लोगों में उत्तम, मध्यम, ऊंच या नीच, जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद आज की भावनाओं को भुला करके यह तय किया गया कि जितने भी लोग फ्रांस के निवासी हैं वो सब एक माने जाएंगे। अर्थात देश के नागरिकों को सिर्फ देश के नाम से जाना जाएगा। उन्हें धर्म, संप्रदाय, जाति, ऊंच या नीच या उत्तम, मध्यम, अमीर, गरीब इन भावनाओं से हटा दिया जाएगा और समस्त नागरिक देश के नागरिक माने जाएंगे और देश के समस्त नागरिक एक सामूहिक रूप से जाने जाएंगे। जब ये भावना संपूर्ण देश में फैली तो देश के नागरिकों के अंदर एक उत्साह जागृत हुआ और सभी देश के नागरिक मिलकर के आपस में और देश को स्वतंत्र कराने के लिए इस क्रांति पर अग्रसर हुए, अर्थात सामने आए। फिर दूसरा बात थी विदेशों में प्रसार करना। फ्रांस के जितने भी नागरिक थे, जो उनके अगल बगल पड़ोसी देश थे, वहां पर भी उन लोगों ने इस भावना को फैलाने का प्रसार किया कि हमारा देश जो गुलामी के दास्ते से जूझ रहा है, हमारे देश के सामने जो विदेशी शासन है, उस विदेशी शासन के जुए को हम गले से उतार कर फेंकने के लिए संपूर्ण देश के लोग एकजुट हो गए हैं। अर्थात अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे
और यूरोप में, महाद्वीप में अपने देश फ्रांस को एक शक्तिशाली देश के रूप में बिखेरना चाहते हैं, अर्थात इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस भावना से को लेकर के समस्त देश के निवासियों में एकजुटता और अखंडता की भावना जागृत हुई, जिसके कारण यह क्रांति पूरे यूरोप में फैल गई। और फ्रांस एक ऐसा देश था जो यूरोप महाद्वीप में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आने लगा। फिर अगला पॉइंट था केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। अर्थात फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए जो वहां पर एक संस्था बनी थी जिसका नाम था स्टेट्स जनरल। इस स्टेट जनरल नामक संस्था को समाप्त किया गया और इसके स्थान पर नेशनल असेंबली नामक संस्था का निर्माण किया गया। इस संस्था पर देश के लोगों को वयस्क मताधिकार के आधार पर ऐसे ईमानदार लोगों को इस संस्था पर भेजा गया जो लोग समाज का, देश का, अपने क्षेत्र के हित को ध्यान में रखते हुए इस संस्था को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे थे, ऐसे ईमानदार और बुद्धिजीवी वर्गों की एक संस्था बनाई गई जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। इसमें देश की जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती थी और इस संस्था में भेजने का प्रयास करती थी। इन चुने हुए प्रतिनिधियों का कर्तव्य होता था कि जो जनता ईमानदारी के साथ अपना अमूल्य मत देकर के हम इस संस्था तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके विकास करने का ये लोग हर संभव प्रयास करते थे। फिर अगला पॉइंट था नागरिक संहिता का निर्माण। अर्थात विश्व का कोई भी देश हो, हर देश का एक अपना संविधान होता है। एक संविधान की किताब होती है जिस पर देश के कानून लिखे होते हैं।
देश पर निवास करने वाले जितने भी उनके नागरिक होते हैं, उनके अधिकार और कर्तव्यों का अवलोकन किया जाता है, जिससे कि देश पर निवास करने जो नागरिक होते हैं वे अपने कानूनों को समझ सकें, अपने अधिकारों को समझ सकें, अपने कर्तव्यों को समझ सकें कि देश के प्रति हमारे क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, हमें देश के प्रति क्या क्या करना चाहिए, सरकार के द्वारा हमारे क्या क्या अधिकार हैं, किस कानून के तहत कौन से अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। इन बातों को जानने के लिए लोगों को संविधान की पुस्तक पढ़ना या उसकी जानकारी लेना आवश्यक होता है। इसी के तहत 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता का निर्माण किया गया है। क्योंकि जो नेपोलियन था वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन जो उसके विचार थे, जो उसकी भावनाएं थी, बड़ी ही उच्च कोटि के थे, जिसके कारण नेपोलियन धीरे धीरे फ्रांस की जनता के बीच प्रसिद्ध होने लगा। उसने निरंकुशवाद के शासन को समाप्त करने के लिए लोगों को एकत्र किया, अपनी भावनाओं के विषय में लोगों को अवगत कराया और नेपोलियन ने फ्रांस की जनता के सामने यह वादा किया कि यदि देश की जनता यदि मेरा साथ दे तो मैं फ्रांस को यूरोप में एक शक्तिशाली देश के रूप में देखना चाहता हूं और मैं फ्रांस को यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता हूं। जिसके कारण फ्रांस की जनता ने नेपोलियन का साथ दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने बुद्धि और कौशल के बल पर देश में जो अत्याचार थे, जो निर्दयता क्रूरता की जो सरकार थी, उसे समाप्त किया और देश की जनता को स्वतंत्र किया। जिसके कारण जो पड़ोसी देश थे वो नेपोलियन और फ्रांस के बढ़ते प्रभाव को सहन नहीं कर सके। इसी कारण नेपोलियन तथा अन्य देशों के बीच 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध अर्थात जो फ्रांस के पड़ोसी देश थे उनके अंदर फ्रांस के बढ़ते हुए कदम कांटे की भांति चुभ रहे थे, जिसके कारण ऑस्ट्रिया, प्रसा, हंगरी, ऑस्ट्रिया, प्रसा,
हंगरी, बुल्गारिया आदि कई देशों ने एकजुट होकर के फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया। नेपोलियन ने इन लोगों का या फ्रांस की जनता ने इनका डट कर विरोध किया, परंतु वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की पराजय हुई। नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप, नेपोलियन को बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां उसकी सन 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और इन देशों ने फ्रांस को अपनी अपनी सुविधा के आधार पर, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के आधार पर फ्रांस को कई भागों में बांट दिया। फिर चौथा पॉइंट है 1830 से 1848 ईस्वी क्रांतिकारी। जो 1830 से 1848 के बीच का जो समय था, इसको क्रांतिकारी युग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे प्रमुख लोग जो थे, इसमें शिक्षित और युवा वर्ग आगे आए। यानी इस युग में जितने शिक्षित और युवा थे, उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए, अपने देश की साख और अपनी देश की आन मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए यह वर्ग सामने आया और लोगों को जागृत किया। जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उन लोग के अंदर इस भावना को जगाने का प्रयास किया कि सभी लोग एकजुट हों और देश की बागडोर ऐसे व्यक्ति के, ऐसे लोगों के हाथ में सौंपी जानी चाहिए जो देश का विकास करने के लिए अग्रसर हो या देश को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करें। ऐसे लोगों को आगे आकर के देश की आजादी में और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए, अपना हाथ बटाना चाहिए। फिर है
समाज का कुलीन और मध्यम वर्ग में विभाजन, अर्थात जो फ्रांस का समाज था वह कुलीन और मध्यम वर्ग में विभाजित हो गया, अर्थात अमीर और गरीब की भावनाएं जागृत होने लगी। समाज में जो उच्च वर्ग के लोग थे वो अपना समाज अलग बनाने लगे और जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनको समाज से अलग किया गया, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो बहुत ही उनकी संख्या कम थी, लेकिन जो शासन सत्ता थी, जो देश की बागडोर थी, वह उन्हीं गिने चुने उच्च वर्ग के लोगों में बटी हुई थी, जिसके कारण अमीर और गरीब के बीच का जो फासला था वह और बढ़ता चला गया। समाज में भावनाएं जागृत होने लगी कि जो मुट्ठी भर अमीर वर्ग के लोग हैं उनका शासन पर या देश पर एक तरफा एक छत्रराज चल रहा है और वो केवल गिने चुने कुछ ही लोगों के हितों को ध्यान में करके कानूनों का निर्माण करते थे, अपने हितों को ध्यान में करके कानून बनाते थे। जो एक समाज का गरीब तबका था, जो एक बड़ा तबका था, उनके अधिकारों की अवहेलना की जाती थी, समाज में उनको निम्न स्तर का समझा जाता था। ये खाई धीरे धीरे बढ़ती गई और ऐसा समय आया कि मध्यम और जो निम्न वर्ग के लोग थे एकजुट होकर के इन उच्च वर्गों को सत्ता की कुर्सी से नीचे उतारने का प्रयास किया और एक स्वतंत्र सभा का गठन किया गया, जिसमें समाज के या देश के जो वयस्क नागरिक थे वे अपने मताधिकार का प्रयोग करके ईमानदार देश की सेवा करने वाले लोगों को चुन करके उस सभा पर भेजा और उन लोगों ने जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग थे उनके हितों को ध्यान रख करके उन लोगों ने कानून का निर्माण किया, जिससे कि देश की जनता को एक समान कानून के दायरे पर रखा गया। माने संविधान में कहा गया कि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कानून सबके लिए बराबर है। कानून की नजर में ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा, अर्थात एक जैसे अपराध करने के लिए सभी को एक जैसे कानून के आधार पर दंडित किया जाएगा। फिर छठवां है दास प्रथा का अंत। सत्रह सौ 1794 ईस्वी
अर्थात फ्रांस में जो उच्च वर्ग के लोग थे, जिनकी संख्या समाज में केवल गिने चुने ही थी, वे लोग गरीबों, बेसहारा लोगों को अपना दास बना लेते थे। अर्थात जिस प्रकार से पशुओं के बाजार में गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि खरीदे और बेचे जाते हैं, जिस प्रकार से हमारे इतिहास में सल्तनत काल में मनुष्यों को खरीदा और बेचा जाता था, उसी प्रकार से फ्रांस में भी जो है व्यक्ति के गुणों के आधार पर लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, और उन्हें जो व्यक्ति खरीद लेता था, ऐसे व्यक्तियों को आजीवन अपने मालिक का दास बनकर के अपनी जिंदगी व्यतीत करना पड़ता था। जब नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठा, उसने देश की जनता के सामने यह वचन दिया, यह वादा किया कि अगर देश की जनता मेरा साथ दे तो मैं देश की जनता के या देश में जो दासता की प्रथा है, जो दासता की गुलामी की प्रथा है, इस प्रथा को मैं समाप्त कर दूंगा। लोगों ने नेपोलियन का साथ दिया। नेपोलियन ने अपनी संहिता पर कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति किसी का दास नहीं हो सकता, अर्थात काम के बदले पैसा। जो व्यक्ति किसी के घर में या किसी के खेत में या बाग में यदि काम करता है तो उसकी जो उचित मजदूरी होगी वह उसकी उचित मजदूरी उस व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती किसी व्यक्ति से काम करवाता है, काम के बदले उसको उसकी उचित मजदूरी नहीं दी जाती है, यदि ऐसा पीड़ित व्यक्ति कानून के सामने अपनी शिकायत लेकर पहुंच जाता है तो ऐसे दोषी व्यक्ति को कानून के आधार पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। और नेपोलियन ने यह कानून बनाया कि देश में बाजारों में ना तो कोई व्यक्ति खरीदा जाएगा और ना ही कोई व्यक्ति बेचा जाएगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति खरीदते बेचते पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।